हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आर। ये मेरा सेकंड लेक्चर है हड़प्पा सभ्यता पे। जिन लोगों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या जाना और हम आगे क्या जानने वाले, एक बार पीछे का शॉर्ट रिवाइज करते हैं और देन आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर जब मैंने लिया था उसके अंदर मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने हड़प्पा सभ्यता के नक्शे यानी उसके मैप के बारे में बताया था, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के तरीकों के बारे में, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में हम जानेंगे और नगर निर्माण योजना के बारे में हम जानेंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली कैसी थी, हम इसे भी जानने की कोशिश करेंगे आज। चलिए आगे जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन निर्वाह का तरीका कैसा था। तो बेसिकली जीवन निर्वाह के तरीके की अगर हम बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा कि जीवन निर्वाह के तरीकों में क्या क्या चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं, यानी वो किस तरीके का खाना खाते थे, भोजन कैसा था और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या करते थे अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। यानी ये लोग क्या करते थे, जैसा कि आज भी हम साग सब्जियां खाते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। यानी जो शाकाहारी खाना खाते हैं साग सब्जियां और दूसरे जो मांस खाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इसी टाइप के थे, दोनों थे। हम उनको सर्वाहारी कह सकते हैं, जो दोनों चीज़ खाते थे। तो जो वेजिटेरियन थे वो सब्जी भी खाते थे, जो दो नॉन वेज थे वो मछली वगैरह और जानवरों की हड्डियाँ वगैरह, मतलब जानवर वगैरह भी खाते थे। और हमें क्यों कैसे पता चला, क्योंकि हमें जानवरों की हड्डियाँ मिली है, मछलियों की हड्डियाँ मिली है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो किन किन चीज़ों का सेवन किया करते थे। चलिए जानते हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है कि अगर किसी अनाज को हम मिट्टी में काफ़ी लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो क्या लगता है वो बीज हमें मिल जाएगा, वो भी 2600 साल पहले, 2600 ईसा पूर्व और आज 2021 चल रहा है, दोनों को अगर ऐड करें तो 4600 साल मतलब पहले की बात है, 4621 साल पहले की बात है। तो इतने सालों तक अगर किसी बीज को मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो या तो वो पौधा बन करके ख़त्म हो जाएगा या तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो तो मिलेगा ही नहीं हमें दोबारा। तो कैसे मिला? तो कुछ अनाज के दाने जल गए थे और कुछ के फॉसिल बने जो हमें सही सलामत मिल गए। अच्छा, जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक उनके आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। अगर ये नहीं मिलता तो हम सफल नहीं हो पाते। इनका अध्ययन कौन करते हैं भाई? पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इतने लंबे समय में इंसानों के जो शरीर है उसमें काफ़ी बदलाव आया। हम देखते हैं कि पहले हिम युग था, ठीक है, और धरती के तापमान में काफ़ी बदलाव आया, परिस्थितियाँ बदली, जिससे पेड़ पौधे में भी बदलाव आना स्वाभाविक है। इंसानों के शरीर में भी बदलाव आया। एक टाइम था, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि आदि मानव थे, देन उनका विकास हुआ, होमोनिड्स, होमोनाइड्स, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो इस तरीके से वो विकास करके कई स्टेज को पार करने के बाद आज हम इंसान ऐसे हैं। तो कहने का मतलब है हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। तो क्या सिर्फ इंसानों पर ही इसका असर हुआ है? क्या पेड़ पौधों पर नहीं हुआ होगा? क्या पेड़ पौधे आज जैसे हैं आज से 4000 साल पहले वो भी वैसे ही होंगे? तो ऐसा तो नहीं है, उनमें भी बदलाव आया होगा। यानी एटमॉस्फेयर बदला तो उनके पत्तियों के बनावट में बदलाव आएंगे, उसके शाखा ताने, उनके जो तने हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में भी बदलाव देखने को मिलना स्वाभाविक है। तो कुछ ऐसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनको पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो ये इन अनाजों को काफ़ी अच्छी तरीके से अध्ययन करके बता पाएँ कि ये कौन कौन से अनाजों का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हमारे लिए तो जानना बहुत ही इम्पॉसिबल था भाई। तो हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, हमें गेहूँ मिला, जौ मिले हैं, दाल मिला है, सफ़ेद चना मिला है, तिल मिला है, ये सारे सामान हमें मिले हैं जो कि शामिल हैं। और बाजरे के दाने हमें मिले हैं, गुजरात के कुछ स्थलों से हमें प्राप्त हुए हैं बाजरे के दाने, तो गुजरात से हमें बाजरे के दाने मिले हैं। इसके अलावा हमें चावल के दाने मिले हैं, जो अपेक्षाकृत थोड़े कम पाए गए हैं लेकिन फिर भी पाए गए हैं, इसका मतलब वो लोग चावल भी खाते थे। अच्छा, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों की हड्डियाँ हमें मिली है, भेड़ की हड्डी मिले हैं, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियाँ शामिल है, ये सारी हड्डियाँ हमें मिली है। यहाँ पे बता दूँ, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को गाय के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।
तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के पर्पज़ से, तो कई बार गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या गाय का नॉलेज रखते थे, गाय का पालन करते थे। ऑप्शन में आपको दिखेगा, तो आप वहाँ पे साफ साफ लिखिएगा बिल्कुल नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को गाय के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अच्छा, इसके अलावा अभी मैंने बात किया एक जो पेड़ पौधे से जो हमें उत्पाद मिले हैं उसकी जानकारी कौन लेते हैं, पूरा वनस्पतिज्ञ। अब इन जानवरों के बारे में भी जानने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पूरा प्राणी वैज्ञानिक कहते हैं, पूरा प्राणी वैज्ञानिक। तो इन लोगों ने क्या किया, इन हड्डियों का, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसानों में बदलाव आया है, पेड़ पौधे में बदलाव आया है, तो जानवरों में भी बदलाव आना स्वाभाविक है। तो जो जानवरों में बदलाव आया है उन जानवरों के बॉडी को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया भाई, कि पहले के जानवर कैसे थे और अब वो जानवर कैसे हैं। तो इन्होंने उन जानवरों के बॉडी के स्ट्रक्चर को अध्ययन करने के बाद, देखो जानवर के तो हमें बॉडी मिले, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा भाई वो जानवर पालतू था, वो जानवर जंगली था। तो पालतू और जंगली जानवर के भी कुछ बोन्स में, उनके शरीर के बनावट में कुछ बदलाव देखने को मिलता है, जो शायद हम लोग तो नहीं, लेकिन ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पूरा प्राणी वैज्ञानिक होते हैं, इनको बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। ये उनके बोन्स को स्टडी करके बता देंगे कि ये पालतू जानवर था और ये जंगली था। तो इन लोगों ने इसका अध्ययन करके बताया कि ये जानवर को ये पालते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने डेवलप हो चुके थे कि जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। अथवा जीव पुरातात्विदों द्वारा, जो जीव पुरातात्विद थे उन लोगों ने क्या किया, इसका अध्ययन किया। तो पूरा प्राणी वैज्ञानिक और जीव पुरातात्विद इन लोगों ने क्या किया, इसका अध्ययन किया, और द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर, जितने भी जानवर थे, क्या थे, पालतू थे। अच्छा, कुछ जंगली जानवर के भी हमें हड्डियाँ मिले हैं, जैसे कि वराह यानी जंगली सुअर। इसके अलावा हिरण के भी हमें मिले हैं, घड़ियाल के भी मिले, घड़ियाल की भी हड्डियाँ मिली है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, घड़ियाल का क्या करते थे, क्या इसका खाते थे ये लोग या कुछ और करते थे? तो ये चीज़ तो क्लियर नहीं हो पाया। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी मोहनजोदारो, उसके अंदर इस चीज़ को बताया गया कि गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे जानवर से, घड़ियाल से। वो आए दिन लोगों को मार देता था। तो गांव का एक व्यक्ति था जिसने जा कर के उसको मारा, और एज अ अचीवमेंट वो उसको लेकर के गांव में आया शो ऑफ के लिए। जिस तरीके से ट्रॉफी और मेडल को हम लेकर के आते हैं, उस तरीके से वो शो ऑफ करने के लिए लेकर के आया। पर मैंने कुछ बुक के अंदर अध्ययन किया है जहाँ से मुझे इसके बारे में जानकारी मिली है कि ये लोग इन मगरमच्छ के हड्डियों का यानी घड़ियाल वगैरह का भी इस्तेमाल करते थे जादू टोना में। तो ये लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग थोड़ा बहुत जादू टोना भी करते थे और इसके बॉडी के कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे जादू टोना करने के लिए। तो हो सकता है इसलिए वो उस मगरमच्छ को मार करके लेके आए होंगे गाँव के अंदर, और जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को इसकी अवशेष मिले हैं, तो ये भी हो सकता है। खैर देखने तो कोई गया नहीं, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग तरीके से इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं और इतिहास की पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं, हम जिसको अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। तो एक सवाल ये उठता है कि भाई ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जैसे आज के टाइम पे अगर हमें चिकन खाने का मन कर रहा है या मटन खाने का मन कर रहा है, तो क्या हम उसको पालेंगे या हम शिकार करेंगे? हमें फ़िश खाने का मन करा तो क्या हम नदी में जाकर के फिशिंग करने जाएंगे? नहीं, हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से जो ऑलरेडी फिशिंग करता है, वो किसी और को बेचता है, वो किसी और को बेचता है, और उससे हम खरीद लेते हैं। तो ये पूरा चैन बना हुआ। शहरों में क्या है, काम को हम डिवाइड करके रहते हैं। तो हम इस चीज़ को नहीं जान पाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी क्या हमारे तरह थे समझदार, कि भाई फिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने किया उससे हमने खरीद लिया। या इनको अगर जब फिश खाने का मन करता था तो ये खुद जाते थे नदी में, वहाँ पे हंटिंग करते थे, मतलब मछली मारते थे, फिशिंग करते थे और फिर उसको ला करके खाते थे। या हिरन का मन किया या किसी भी जानवर को मन किया तो उस जानवर को शिकार करने खुद जाते थे। या कोई ऐसा समुदाय होता था, कम्युनिटी होता था, जैसे आखेटक समुदाय जो शिकार करने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये शिकार करने जाते थे और ये शिकार करते होंगे, उनसे ये खरीद लिया करते होंगे। तो दो इसके संभावना है, या तो वो खरीदते होंगे इन लोगों से या तो खुद ही जा कर के शिकार करते होंगे। अच्छा, मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी हमें मिली हड़प्पा सभ्यता से, तो इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली भी खाते थे। और कुछ पक्षियों की हड्डियाँ मिले हैं तो यानी इनका भी सेवन करते होंगे मे बी, या किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। तो ये तो हड़प्पा सभ्यता का जीवन निर्वाह के तरीके, तो किस तरीके से उनका रोज़मर्रा का जीवन था हम इसे जान गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। तो हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था वो क्या था, पूरा प्लानिंग करके बनाया गया था। इस पूरे शहर को हम देखते हैं कि यहाँ पे दो किस्म का शहर देखने को मिलता है।
आगे हम जाने से पहले थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो मोहनजोदड़ो में क्या था कि एक शहर को तो थोड़ा ऊंचाई पे बनाया गया था। पहले इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से पूरा बेस तैयार किया ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचाई पे, ठीक है। अब इस बेस तैयार करके इसके ऊपर क्या किया इन्होंने, ब्रिक्स लगाए यानी ईंटें लगाएं। अब इन ईंटों को लगाने के बाद इस तरीके से इन्होंने क्या किया, ईंटें लगाएं। अब इन ईंटों को लगाने के बाद इसके ऊपर इन्होंने पूरा शहर बसाया। तो पूरा शहर हम देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर बसाने का कोशिश किया। अब इसके ऊपर भी हमें क्या मिला, 2-2 मंजिलें इमारतें मिली है भाई, यानी बहुत ज़्यादा ये डेवलप थे। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा एडवांस थे कि आज के टाइम पे जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं सीढ़ियाँ, वो हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला। तो इनको सीढ़ियों का बहुत अच्छा नॉलेज था। ये सीढ़ियों से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाया करते थे। और देखो ये कितने डेवलप थे, आज से 2600 ईसा पूर्व। और अभी क्या चल रहा है, ईस्वी चल रहा है, यानी कि 2000 ईस्वी चल रहा है, 2021 चल रहा है। अब दोनों को अगर टोटल करते हैं तो हम देखते हैं कि 4600 साल पहले ये इतने एडवांस थे, हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए इनसे। आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट आ गया है, एक्सीलेटर आ गया है बस, अदरवाइज़ तो आज भी हम सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कितने एडवांस थे, तो ये सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहते हैं, पूरे शहर को चारों तरफ से क्या कर रखा था, बाउंड्री कर रखा था, यानी इसको किला टाइप का बना रखा था। और इसी किले को हम कहते हैं हिंदी में दुर्ग, यानी चारों तरफ इन्होंने क्या बना रखा था, दुर्ग बना रखा था। इसलिए इतिहासकारों ने इस शहर को क्या नाम दिया, दुर्ग का नाम दिया। तो इतिहासकार इस शहर को क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें कुछ शहर मिले हैं जो नीचे मिले हैं, जो ज़मीन पे ही बना दिया गया, यानी कि ज़्यादा इसको ऊंचाई ना तैयार करके ये मिला है। ये इसी के ऊपर हमें बना हुआ घर मिल गया, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर कोशिश करूँगा आप मेरी भावनाओं को समझ जाओ। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अब जो निचला शहर था उसके अंदर गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है, उतना मतलब कोशिश किया गया था स्ट्रेट बनाने का, लेकिन उतना नहीं। और इस तरीके से शहरों को बसाया गया था। तो इसको ऊपर वाले इलाके को हम क्या कहते थे, दुर्ग, और नीचे वाले को निचला शहर कहते थे। दुर्ग में चूँकि बहुत कम घर थे और निचले शहर में यहाँ पे ज़्यादा घर थे, तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि अमीर गरीब का फ़र्क रहा हो। और चूँकि इसमें एक चीज़ हमें और पता चलता है, हमें क्या पता चलता है कि इन लोगों ने जो ये बनाया था, क्या नाम है आपका, ऊपर जो मिट्टी का बेस तैयार करके जिस पे ईंटा बनाया था, ईंटा बिछाया था इन्होंने, ईंट को बिछाया था। तो इस चीज़ में हम देखते हैं कि ये अकेले व्यक्ति का तो काम नहीं है, बहुत सारे लोगों का काम है, और बहुत सारे लोगों ने यानी कि मिल करके प्लानिंग के थ्रू इसको किया होगा। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि प्लानिंग के थ्रू अगर इन लोगों ने किया है तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति तो होगा जो पूरा दिमाग लगा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या था, ये यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम करते थे, लोगों के साथ काम बांट करके। तो हमें टीम वर्क भी देखने को मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में हम मोहनजोदड़ो को देखते हैं, पूरा शहरी केंद्र था। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा शहर जो था वो ग्रिड में बना हुआ था, ग्रिड यानी कि ग्राफ में। आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। हम चलिए इसको आगे बढ़ते हैं मिटा करके। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, जो आज के मुकाबले अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हम। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर, जो कि अभी मैंने आपको बताया। दुर्ग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। तो एक नीचे था और एक ऊंचाई पर था। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है निचले शहर में, और तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाता था। यानी कि दुर्ग पर जो भी संरचना बना था उसका खास इस्तेमाल ये लोग करते थे। पुरातात्विदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग, तो ऊंचे ऊपर वाले को क्या कहा इन्होंने, दुर्ग कहा है। ये देखिए, ये ऊपर वाला था तो इसको इन्होंने क्या कहा है, दुर्ग कहा है। और नीचे वाला जो था उसको निचला शहर कहा है। जो हमने नीचे वाला यहाँ पे पढ़ा था, ये क्या है, निचला शहर है का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटें पर बनाई गई थी। कच्ची ईंट क्या होता है भाई, जब ईंट को हम बेसिकली मिट्टी का बना करके धूप में पका देते तो कच्ची ईंट कहते हैं, और उसको आग में डाल करके जब हम उसको पका देते हैं तो पक्की ईंट हो जाती है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के लोग इसको टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा क्या होता है, जब भी मिट्टी से बनाई गई किसी चीज़ को हम आग में पका देते हैं, पकी हुई मिट्टी, उसको हम टेराकोटा कहते हैं। तो ये कच्ची ईंटों का हमें संरचना मिला, चबूतरे पर बनी थी। चबूतरा यानी कि बेस तैयार करके उसके ऊपर पूरा बनाया गया था।
दुर्ग को दीवार से घेरा गया था चारों तरफ, जिस तरीके से हम देखते हैं आज बहुत सारे जो कॉलोनियाँ होती है उनको चारों तरफ से घेरा हुआ होता है ताकि, और उसमें गेट लगा होता है, बाहर के लोग ना आ पाएँ, तो पूरा का पूरा मोहल्ले को सेपरेट कर दिया जाता है उसको घेर करके। तो इस तरीके से इसे भी पूरा घेर करके सेपरेट किया गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से बिल्कुल अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था, निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। तो कहीं कहीं पे हमें निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ मिला और कहीं कहीं पे ऊपर वाला भी दीवार से घिरा हुआ मिला है। और इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। तो बहुत सारे भवन ऐसे थे जिनको ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे, यानी कि ऊंचा जो चबूतरा था वो क्या करता था, नींव का कार्य करता था। नियोजन के अन्य लक्षणों में यानी बेस का काम करता था जो चबूतरा था। नियोजन यानी नियोजन का मतलब क्या था, प्लानिंग। तो प्लानिंग के और भी हमें इसमें सिम्टम्स मिले हैं। प्लानिंग के अगर हम नियोजन के बाकी के सिम्टम्स यानी लक्षण को देखें तो इसमें ईंटें भी शामिल हैं, जो भले ही धूप में पकाकर, सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात में, यानी कि एक मतलब सेम रेशियो में मिलता था। ये नहीं कि कोई ईंट बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। सारे के सारे ईंटों का जो साइज़ है वो एकदम इक्वल है। जैसे आज आप कहीं से भी ईंट खरीद के लाइए, साइज़ लगभग सेम है। तो वो सारे के सारे ईंट हमें सेम रेशियो में देखने को मिलता था, जहाँ लंबाई यानी ईंट की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई यानी ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः कितनी होती थी, 4 गुनी और दुगनी होती थी। तो क्या था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई। नहीं, जितनी भी हड़प्पा बस्तियां में मिली है, हर जगह पे हमें इस तरीके की ईंटें देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके का घर हुआ करता था, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख जा रही है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। कमरे के यानी घर के बाहर वाले रूम में आप देखते हो कि नहाने के लिए कुएं का बंदोबस्त किया गया। शायद ऐसा इसलिए कि बाहर का कोई राहगीर आए और वो भी इसको एक्सेस कर पाए भाई। तो बाहर का कोई व्यक्ति आएगा, बाहर से इसको यूज़ करके निकल लेगा, तो शायद इसलिए करते होंगे। अच्छा, अंदर का जो कमरा है आप देख सकते हो कि एकदम नहीं दिख रहा है। इसको इस तरीके से बनाया गया था ताकि अंदर का ना दिखाई दे। प्राइवेसी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे ये लोग। उसके अलावा हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे छत पे ये लोग चीज़ों को सुखाने के लिए काम करते हैं, ठीक है, रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आंगन है, किचन का काम अलग हो रहा है। अच्छा, जो इनका मेन गेट है वो मेन रोड की तरफ सब लॉक है और अंदर की तरफ गेटों को रखते हैं ताकि धूल मिट्टी ना जाए। तो इस तरीके का हड़प्पा सभ्यता में हमें घर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादातर हड़प्पा बस्तियों में एक छोटी ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। तो अभी जो मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा था, जो ऊंचा वाला भाग जो हमें ज़्यादातर मिला है वो पश्चिम में है और जो निचला भाग जो हमें मिला है वो पूर्व दिशा में होता है। देखने को ज़्यादातर हमें बेसिकली यही मिला है। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं, यानी कि अगर हम इस प्लानिंग को देखें तो हर जगह सेम सिमिलर नहीं मिल रहा है। इसमें भी हमें काफ़ी जगह पे अलग अलग चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे कि धौलावीरा तथा लोथल में अगर हम देखते हैं, धौलावीरा, लोथल जो कि गुजरात में है, जैसे स्थलों पर पूरी की पूरी बस्ती किलेबंद मिली, यानी पूरी बस्ती को उन्होंने क्या कर रखा है, चारों तरफ से बॉर्डर से घेर रखा है तथा शहर के कई हिस्से भी दीवार से घिरे हुए मिले हैं। तो शहर के कई सारे हिस्सों को उन्होंने क्या कर रखा था, दीवार से घेर रखा था। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। लोथल में क्या हुआ, मतलब जो दुर्ग था उसको दीवार से नहीं घेरा गया था, कुछ ऊंचाई पे बना हुआ था। तो हम देखते हैं कि बेसिकली कहीं पे तो इन्होंने पूरा घेर दिया चारों तरफ से, कहीं पे ऊंचाई पे बना रखा है लेकिन घेरा नहीं है। कहीं पे दुर्ग और निचला शहर दोनों घेरे हुए मिल रहे हैं, कहीं पे दुर्ग घेरा हुआ मिल रहा है, निचला शहर नहीं मिल रहा, कहीं पे दुर्ग को ऊंचाई पे सिर्फ बना के छोड़ दिया गया। तो कुछ हमें ऐसा नहीं कि हर जगह एक सेम मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया। हड़प्पा के अलग अलग शहरों में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। जितने भी घर थे उनका ईंट से फर्श से बना हुआ स्नान घर होता था। हम पीछे डायग्राम में हमने देखा था, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो स्नान घर है ये पूरा ईंट से बना हुआ होता था भाई। इसके अंदर ईंट से क्यों बना होता था, अगर मिट्टी का होगा तो आप नहाओगे तो देखोगे कीचड़ कीचड़ हो जाता है। आज भी आप गाँव साइड जाओगे तो वहाँ पे देखोगे लोग क्या करते हैं, 4-5 ईंट बिछा देते हैं ताकि जब वो नहाएं या पानी का कोई भी काम करें तो वो कीचड़ कीचड़ ना हो। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो हर घर का ईंटों से फर्श बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के मध्य से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। अब देखिए, हर घर की एक नाली कम से कम दीवार के साथ, घर के दीवार से जरूर जुड़ी होती थी, यानी घर के चारों तरफ किसी ना किसी दीवार से एक नाली टच होकर के निकलेगा। तो अब क्या होगा, घर का पूरा पानी उस नाली में चला जाएगा।
कुछ घरों में दूसरे तल पर, यानी कुछ घरों में हम देखते हैं कि सेकंड फ्लोर या छत पर जाने के लिए हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले, यानी सीढ़ियों के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। कई आवासों में हमें कुएँ थे, तो कई सारे आवास हमें ऐसे मिले जहाँ पे कुएँ हुआ करते थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में, यानी एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। अभी मैंने पीछे डायग्राम बताया कि ऐसे कमरे में बना हुआ था जहाँ पे बाहर से कोई भी व्यक्ति आकर के उसको एक्सेस कर सकता था आराम से, और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीर यानी कि मुसाफिर लोग किया करते होंगे द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? 700। तो हमें लगभग 700 मोहनजोदड़ो से कुएं मिले हैं। कुछ बड़े आकार के भवन भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे बने हुए थे। तो कुछ बड़े भवन भी मिले हैं जिसके अंदर 30 कमरे, सोचो एक भवन में 30 कमरे मिले हमें। 2 मंजिले भवनों का भी निर्माण भी कहीं कहीं मिलता है, यानी कि 2 फ्लोर का मकान भी हमें देखने को मिला है। और स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। देखिए ये इन्होंने बहुत अच्छा साफ सफाई को लेकर के काम किया हुआ था। मेन गेट जो था इनका मेन रोड की तरफ ना खुल करके पीछे की तरफ खुलता था, ताकि धूल मिट्टी घर के अंदर ना आए। तो नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली। तो जब भी हम मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत ही ज़्यादा अनूठी थी। हर एक घर का कम से कम एक दीवार घर के नाली के साथ सटा होता था, यानी एक दीवार के साथ नाली जरूर अटैच होकर के जाती थी। तो हम देखते हैं कि घर के चारों तरफ में से एक दीवार को नाली के साथ अटैच किया गया था। घर का पानी सारा का सारा नाली में चला जाता था। यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता था, खास करके मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। ग्रिड का मतलब यानी कि हर एक नगर एक आयताकार खंडों में विभाजित था, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हर एक नगर हम देखते हैं आयताकार खंडों में विभाजित था, और इसमें अगर हम देखें तो बीच में ड्रेनेज सिस्टम है, और इस तरीके से हर एक नालियाँ एक दूसरे से क्या है, इंक्लूड है। और ये क्या है, एक छोटे से नाले के थ्रू जा कर के मिल जाता है हर एक नगर के घरों से, इस तरीके से अटैच चलता है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो सड़क है, इसी में ये आपका सड़क है, जो हर एक सड़क एक दूसरे को क्या कर रहा है, 90 डिग्री के कोण पे काट रहा है। 90 डिग्री का कोण का मतलब समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। हर एक सड़क एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पे काट रहा है, 90, जिसको 90 डिग्री का यानी कि समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो हर एक सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काट रहा है। अब अगर देखिए कि 90 डिग्री के कोण पे काटने का मतलब है कि जब इतना स्ट्रेट सड़क है कि अगर मान लीजिए गली में हवा चली किसी भी किस्म का, तो ये सारा का सारा कूड़ा कचरा जो भी है वो एक डायरेक्शन में चला जाएगा। मान लीजिए इधर से हवा चली तो इधर को चला गया, और जब इधर से हवा चली तो सारा का सारा कचरा नगर के बाहर। तो इस तरीके से नगर की पूरी सफाई हो गई। तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। यहाँ पे हर एक सड़क 90 डिग्री पे है, यानी इसको देख करके तो ऐसा ही लगता है कि पहले सड़क को बनाया गया होगा और उसके बाद नगर बसाए गए होंगे, यानी प्लॉटिंग बाद में। आज जितने भी आप शहरों को देखते हो, मेट्रोपॉलिटन शहर पे जहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, आप देखोगे पहले सड़क बना देते हैं, उसके बाद प्लॉटिंग करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता भी कुछ इस तरीके से था, यानी पूरा प्लानिंग के थ्रू इसको बनाया गया था, पूरा प्लानिंग वे में बनाया गया था। तो ये इसका नगर योजना था। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे जल निकासी प्रणाली की हम बात कर रहे थे। तो जल निकासी प्रणाली के लिए क्या बंदोबस्त था, हर एक घर की एक दीवार नाली के साथ अटैच होती थी। अच्छा, घर का पानी भी डायरेक्ट नाली में नहीं गिरता था। वो कैसे गिरता था, वो सबसे पहले क्या होता था कि घर से निकल कर के एक नाले में, यानी कि इस तरीके से एक मेन होल बना होता था ऐसे। अब इस मेन होल में एक अलग पाइपलाइन होता था। अब देखते हैं कि ये पाइपलाइन और ये जाकर के मेन ड्रेनेज में मिल जाता था। मेन ड्रेनेज में जाकर के ये सारा का सारा पानी इसमें चला जाता था, मेन नाले में। अभी क्या है कि हम देखते हैं कि घर का जो भी गंदा पानी है, जब पानी इसमें से निकला तो पानी सारा इसमें जाता है। ठीक है, अब अगर गलती से इसके अंदर, और फिर पानी इसमें से अगर गलती से इसमें कुछ कचरा वगैरह भी है, कुछ मोटे पदार्थ हैं,
तो कचरा वगैरह जो भी होगा वो जा कर के वजन के कारण नीचे तली में बैठ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो पानी होगा वो ऊपर आने के बाद वो क्या होगा, पानी फिर इस पाइप से जा कर के मेन ड्रेनेज में चला जाएगा। अब इससे क्या हो गया कि इसमें सिर्फ पानी पानी गया और जितना भी कचरा था वो सब का सब कहाँ रह गया, यहाँ पे रह गया। तो अब इससे क्या हुआ कि मेन जो नाला है वो जल्दी गंदा नहीं होगा, साफ़ सफाई का ज़्यादा चक्कर नहीं रहा। अब उसको आराम से इसमें से क्या करते थे, मैनुअली इसको साफ़ करके सारा कचरा निकाल लेते थे, जिससे नाली एकदम साफ़ रहता था। अब उस नाली में इस जो मेन नाला जो गया हुआ जो सीवर लाइन है, इसमें बीच बीच में क्या कर रखा था, इनको साफ़ करने के लिए इसमें नरमोखे बना रखे थे, नरमोखे, और बीच बीच में इसमें गड्ढे बने हुए थे जहाँ से ये इसको सफाई कर सकें। तो यहाँ पे बीच बीच में मेन होल था, ठीक है। हम इस मेन होल को देखें तो यहाँ पर बीच बीच में इसको सफाई करने के लिए बना रखा था इन्होंने, यहाँ से इसको, और इसको ना ये क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से जो कि टेराकोटा से बनाते थे या फिर लाइमस्टोन टाइप का चूने का पत्थर होता था, उससे इसको ढक दिया करते थे ताकि कोई गिरे ना इसके अंदर। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये पूरा ईंट का बना हुआ नाला है जिसमें एक व्यक्ति को खड़ा हुआ दिखाया गया है। अब ये पूरा का पूरा ईंट का बना हुआ है, देखिए कितना बड़ा नाला है, ये पूरा साइज़ आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा है ये। और ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है हमें, मोहनजोदड़ो से मिला है हमें। और इसके बाद फिर हम मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अनूठा है, पानी के ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। इसका भी क्वेश्चन कई बार आता है, 4 से 6 नंबर में भी आ जाता है इसका क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसके आगे का जानेंगे। धन्यवाद।